हेलो फ्रेंड्स, प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत गुड मॉर्निंग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी 6 लोग देख रहे हैं तो इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। आपके पास 30 सेकेंड है, आप सभी लोगों के साथ इसको वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग जो हिंदी ग्रामर का ये टॉपिक है इसका फ़ायदा ले सकें। आज हिंदी ग्रामर की जो हमारी पुलिस के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए शुरुआत हो रही है। इसमें 3 दिन आपके पास हिंदी और 3 दिन जीके के टॉपिक्स आपके साथ मैं साझा करूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को जिन्होंने भी वीडियो पे अभी जो लोग आ गए हैं वो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और 30 सेकेंड आपके पास है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। हालांकि कुछ लोग शेयर कर भी रहे हैं अभी। तो आप सुमन कुमारी जी, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी शेयर कर दें इस वीडियो को, हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, शेयर कर दें। गुड मॉर्निंग राकेश, गुड मॉर्निंग अनु, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज शेयर कर दें। हाँ, आप बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण का जो हमारा पहला टॉपिक है, आज हम बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हिंदी व्याकरण का हमेशा आपको पहला टॉपिक आपको शुरुआत करनी होती है वर्णमाला से। वर्णमाला जिसमें हमारा एक टॉपिक आता है ध्वनि। वर्णमाला यानी वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की कोई भी भाषा होती है, कोई भी भाषा हो, उसकी जो लघुत्तम यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो है उसे हम वर्ण कहते हैं। और ध्वनि जो होती है, ध्वनि वो छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिस तरह साइंस में पढ़ते हैं हम, कोई मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से कोई शब्द जो होता है वो छोटी छोटी ध्वनियों और वर्णों से मिलकर के बना होता है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है ध्वनि। ध्वनि का अर्थ है वर्ण या भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी से छोटी इकाई। और वर्ण का मूल ध्वनि है जिसका खंड यानी कि टुकड़ा हम कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते। मान लो आपके पास शब्द है अ, आ, ई, तो इसके हम कभी भी चाहकर के टुकड़े नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है इसे हम ध्वनि कहते हैं और वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अभी 32 लोग देख रहे हैं और अभी तो सब उठ ही जाते हैं, 7 बज चुके हैं, तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले किस तरह से हम पढ़ेंगे, वर्ण किस तरह से होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, और स्वर कितने व्यंजन होते हैं, स्वर 11 होते हैं, स्वर वर्ण 11 होते हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, ए और ओ और औ, ये हमारे जो है स्वर वर्ण है। अब उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण यानी बोलने की दृष्टि से लगने वाले समय के आधार पर उनको किस तरह से स्वरों को बांटा गया, ये लिखा आपके सामने, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में इन वर्णों की अपेक्षा अत्यधिक समय लगता है। इन वर्णों की अपेक्षा कम समय लगता है और इनमें अत्यधिक ज्यादा लगता है। तो ये कौन कौन से हैं, देखिए, पहला, तीसरा, अ, ई, उ और री। इसको री पढ़ना है कभी भी, री, ठीक है। ये हमारे मूल स्वर होते हैं। तो आपको पहचान हो गई है, अ छोटा, अ तो एक ही होता है, ई छोटी, उ छोटा और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन होते हैं, इनकी अपेक्षा इनमें बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि इसमें ए ऊपर नहीं आता है, ए छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसमें नीचे ही आता है वो दीर्घ स्वर पे, ओ और औ, ये भी आप ध्यान रखें। बहुत कम लोग हो गए दोस्तों, शेयर कर दे वीडियो को अभी अभी। व्यंजन वर्णों की संख्या है 33 है व्यंजन वर्णों की संख्या। तो व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक करके होता है, इस तरह से रुक रुक करके, और ये वर्ण जो होते हैं आधी मात्रा वाले होते हैं। अब हम व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, ठीक है, और स्वर वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। 33 और 11 44, और 2 द्विगुण वर्ण होते हैं, ड और ढ, वो 40, इस तरह से वर्ण होते हैं। तो देखिए, व्यंजन वर्णों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। स्पर्श व्यंजन
ये वर्ण विभिन्न वाग इंद्रियां यानी जो हमारी बोलने की इंद्रियां हैं, जहां से हम निकास, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि। ओष्ठ यानी कि होंठ, दंत यानी दांतों से, मूर्धा जिस तरह से आपकी जो जीवा होती है वो मुड़ती है, और कंठ यानी गले से। तो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास लिखा है कवर्ग। कवर्ग में आता है आपका क, ख, ग, घ, ग, ख, ग, घ और अण, ठीक है। च, छ, ज, झ, अण, ण इस तरह से लिखते हैं। ट, ठ, ड, ढ और अण। वर्ग में त, थ, द, ध और न, और इसमें पवर्ग में प, ह, ब, भ और म। और ट, ठ, ड, ढ, अण में एक दूसरे अण और ये आते हैं जिनमें बिंदी लगी होती है, और ये भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ध्यान रखें। तो ये हमारे जो है कवर्ग, देखिए क, ख इनका जब उच्चारण करते हैं तो ये गले से यानी कंठे वर्ण होते हैं। च, छ ये तालव्य होते हैं, क्योंकि आपके जब इनका बोलने का प्रयास करेंगे तो ये आपकी जीवा ऊपर टच होगी, तो ये तालु से टच होती है, तो इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। और ट आप देखेंगे इस तरह से आपको रिलेट करना है कि ट बोलेंगे तो आपकी जीभ जो है वो ऊपर की तरफ मुड़ेगी, तो इसे हम टवर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ट, ठ, ड, ढ, ण, तो जिसे मुड़ रही है तो मुड़ से आप मूर्धन्य याद रख सकते हैं। और टवर्ग में त, थ, द, तो आप इसका ध्यान रखें कि इसकी आपकी जीवा दांतों के साथ टच होती है, तो ये आपके दंत्य वर्ण होते हैं। और प, फ, भ आपके होंठ आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए इन्हें ओष्ठ, होंठों को जो हमारा तत्सम शब्द है वो ओष्ठ है, तो ओष्ठ जो है इसलिए इन्हें पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दें। अभी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों ध्यातव्य। ध्यातव्य का मतलब है ड और ढ, ये दोनों वर्ण ड और ढ से विकास करके बने हैं। ये जो शब्द है ड ही बोलते हैं और ढ बोलते हैं, लेकिन इनमें नीचे बिंदी लगी होती है। ये दोनों वर्ग इन दोनों शब्दों से विकास करके ही बने हैं। इनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता, यानी किसी भी शब्द की शुरुआत में आपको ये दोनों शब्द देखने, ये दोनों वर्ण जो है ये देखने को नहीं मिलेंगे, कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे ये वर्ण, ठीक है। ये कभी भी देखने, इनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता, ये या तो मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, तो मेंढक, तो यहाँ पे ड जो है ये बीच में है, ये वाला ड ये बीच में आता है। मेंढक ये कभी भी आपको शुरुआत में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे पढ़ना, चढ़ना, गढ़, लड़का, सड़क, ये ड देखो बीच में आया, ये बीच में आया, ये कड़क आया, कड़ा, गढ़, चढ़ना, पढ़ना। तो ये सभी जो वर्ण हैं ड और ढ, ये कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आएंगे, या तो बीच में होंगे, मध्य में होंगे, या सबसे अंत में होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जो बिना बिंदु वाले जो होते हैं उनका प्रयोग शुरुआत में होता है। ये जो आपके शब्द है ड और ये शब्द है ढ, ये बिना बिंदु वाले शब्द हैं। जो बिंदु वाले शब्द होंगे इनका कभी भी शब्द की शुरुआत में इनका प्रयोग नहीं होगा, और जो बिना बिंदु वाले होंगे इनका प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है। जैसे ढोलक, ये देखिए डमरू, ढोलक और डमरू, तो इनका प्रयोग शब्द की प्रारंभ में हुआ। आगे लिखा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ नहीं बोलना इसको, अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन स्पर्श और ऊष्म के बीच में आते हैं। इसके अंतर्गत य, र, ल और व, ये चार ध्वनियां होती हैं। तो कोई कमेंट्स तो करो, कमेंट्स भी नहीं आ रहे आप लोगों के। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? स्पर्श और ऊष्मा के बीच आते हैं। इनमें चार वर्ण आते हैं आपके, य, र, ल, साथ में व। तो ये चार वर्ण आते हैं, य, र, ल, व, ये चार ध्वनियां आती हैं।
ठीक है, 4 ध्वनियां आती हैं। इस तरह से आप इनको ध्यान रखें। अंतस्थ व्यंजन, दोस्तों वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर दें सर, इवनिंग में करो ये लाइव सेशन प्लीज। अच्छा, कमेंट्स मेरे ही रुके हुए थे, सॉरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इवनिंग में हमारी अतित देवी जी, इवनिंग में हमारी दूसरी क्लास आ रही है टीजीटी की, जिसमें सभी टॉपिक आएंगे। टीजीटी में भी आपकी हिंदी है, हिंदी थोड़ा उसमें डेप्थ में लेकर के जाएंगे, तो वहां पे हिंदी पढ़ेंगे हम अच्छे से, तो वहां पे भी आप क्लासेस देखें। लेकिन पुलिस की क्लास आप देख सकते हैं, वैसे वहां पे आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप जरूर देखते रहें। और मैथ्स की क्लास भी आएगी, जरूर मैथ्स की क्लास भी आएगी। और इवनिंग में हमारी टीजीटी की क्लासेस और दोपहर में हमारी रेलवे की जो क्लासेस हैं वो भी लगातार आती रहेंगी। सारे टॉपिक आपसे कवर करवाए जाएंगे जरूर। सिंगर ड्यूड सर, मैथ्स की क्लास भी जरूर आएगी। देखिए, ऊष्म व्यंजन की हम बात करें, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण, घर्षण यानी घर्षण सा उत्पन्न होता है और मुख से हवा निकलती है। देख, आप इन शब्दों का उच्चारण करेंगे, श शलगम वाला, ये षटकोण वाला, और श और ह, श श श और ह। जब इनका आप उच्चारण करते हैं तो आप ऐसे हाथ आगे रखेंगे तो आपके मुख से हवा निकलती है। तो ये जो वर्ण होते हैं ये ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? श, श, स और ह। देखिए, है तो ये तीनों शब्द इनका श ही बोलते हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। एक में कुछ घर्षण अलग का होगा, एक में कुछ अलग, जैसे श, श, स और ह। तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनका आप ध्यान रखें। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन? श, श, श और ह। इसके पीछे हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे, ये कौन थे? य, र, ल और व। आगे लिखा है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण कौन होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारे जो होते हैं अयोगवाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, ये स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा स्प्रिंट हो गया यहाँ पे। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह वर्ण है। ये स्वरों और व्यंजनों दोनों के द्वारा किए जाते हैं। स्वरों के कौन कौन से हैं? अंग और आह। अंग और आह स्वरों के हैं, और व्यंजन के हैं कंग और कह। ठीक है, इस तरह से आप इनको ध्यान रखें। आप वीडियो का, वैसे तो आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। आशीष जायसवाल जी, एचपी पुलिस की ये 2 घंटे की क्लास होगी, 7 से 8 मेरी होगी, जिसमें आपको 3 दिन हिंदी, 3 दिन जीके, और रौनक सर की होगी जिसमें 3 दिन मैथ्स और 3 दिन रीजनिंग के टॉपिक करवाए जाएंगे। ये अभी से चल रही है, अभी वैकेंसी तो आनी है। अब वैकेंसी तो घोषणा हो चुकी है, मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर शायद वैकेंसी भी आ जाए। तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर पाएंगे तो शायद आप वर्दी आपकी जरूर होगी। सुमन कुमारी जी, थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी ग्रामर है तो जरूरी नहीं है कि पुलिस की क्लास है तो सिर्फ पुलिस वाले ही देखें, आप सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर का टॉपिक है। तो आपने तो अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता ही है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं। तो आप वीडियो को जरूर, पहले वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोग वीडियो का देख पाए। फॉरेस्ट का एग्जाम भी जल्दी हो जाएगा, इंग्लिश की क्लास। ओके, हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन का बैकग्राउंड भी चेंज किया जाए। राहुल चंदेल जी, पीडीएफ का लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। और साथ में आप ध्यान रखें कि हमारी जो preprise.com की वेबसाइट है, वहां पर आपको जो भी यहाँ पे एमसीक्यू करवाए जाएंगे, उसके मॉक टेस्ट और पीडीएफ वो सारी अवेलेबल करवाई जाएगी। आशीष जायसवाल, थैंक यू वेरी मच। आगे देखें, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप यानी किस वर्ण के उच्चारण में कितनी वायु का प्रयोग हो रहा है, वायु अंदर आ रही है, वायु बाहर जा रही है, तो उसी या काकल जिसे हम बोलते हैं, उसके आधार पर वर्णों को 2 प्रकार से बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। आप देखेंगे ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है। तो इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण,
सभी स्वर वर्ण आते हैं वर्गों के प्रथम, तीसरे और पंचम। पंचम वर्ण यानी पांचवें वर्गों के, यानी जो वर्ग हमने पढ़े थे, यहां पे देखिए ये जो वर्ग है, तो इसमें प्रथम, तृतीय यानी तीसरा और पांचवा, इस तरह से सभी के सभी वर्गों के, क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, तो ये सभी के तीसरा, प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण अनुस्वार और अंतस्थ। अंतस्थ कौन? य, र, ल और व, ये अंतस्थ और अनुस्वार व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो इस तरह से हम पहला, तीसरा और पांचवा देखें तो इस तरह से 11 होती है और बाकी वर्ण आते हैं 15, 1 और 4, इस तरह से टोटल जो है ये 31 वर्ण है। इसको आप देख लें एक बार, कौन कौन से आगे वर्गों के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ वर्ण और साथ में अनुस्वार वर्ण जो भी हैं, और अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से हमने पढ़े थे? य, र, ल और व। सर जीके के बल्लभ जी पुलिस इंग्लिश सिलेबस करवाएं प्लीज। बिल्कुल, इंग्लिश की क्लासेस भी आएगी, हिंदी पीजीटी का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे हम। पहले कोशिश करें कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कमेंट करें, ताकि बाकी आप बाद में जो हमारी और एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी उसमें आप इस विषय पे आपकी डिमांड के लिए मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए और बनाई जाए, जिसपे आप सभी कमेंट्स करें कि आपकी राय है, क्या आपके सुझाव हैं और कौन सी क्लासेस आपको अभी जरूरत है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। और जिनकी वोटिंग ज्यादा होगी उसी की क्लासेस फिर और एक्स्ट्रा क्लासेस उसकी शुरू की जाएगी। देखिए आगे लिखा है महाप्राण। ये अल्पप्राण हमने पढ़ा। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है। इसके अंतर्गत सभी वर्णों का दूसरा और चौथा, कौन सा? जैसे क वर्ग है तो ख और घ, और क वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण वो हमारे आते हैं अल्प प्राण में, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण यानी दूसरा और चौथा वर्ण। तो इससे वायु की पर्याप्त मात्रा होती है और सभी वर्णों का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है, और हमारे जो सभी विसर्ग वर्ण है वो और ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या है 10, 1, 4, इस तरह से 15, ठीक है। और ऊपर हमने पढ़े थे 31, और इनकी जो महाप्राण है इनकी संख्या होती है 15, ये हमने पढ़ लिए। और दोस्तों स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को दो अन्य भागों में भी बांटा गया है। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को इस तरह से बांटते हैं, घोष, ये जिसे हम सघोष भी कहते हैं, और देखिए घोष क्या है? घोष ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियां यानी जो हमारी बोलने की जो भी वागिंद्रियां होती हैं या तंत्रियां होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकालती है। ये हमारे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इनकी झंकृति पैदा होती है, इसके अंदर सभी स्वर वर्णों के तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण अंतस्थ और ह आते हैं, ये भी आते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जैसे हमारे अल्पप्राण और महाप्राण, अगर आपके पास कैसे कोई शब्द आता है, वर्ण आता है, जैसे मान लो क है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कभी भी वो सारे इकट्ठे नहीं होंगे। जैसे उसमें आपके पास ऑप्शन में अल्पप्राण, महाप्राण, घोष इस तरह से नहीं होगा। अगर अल्पप्राण ऑप्शन में होगा तो सघोष नहीं होगा, और सघोष होगा तो अल्पप्राण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ अपवाद होते हैं। अघोष वर्ण में हम बात करें तो अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती और वायु आसानी से निकल जाती है। तो इनमें वर्णों के पहले, प्रथम, द्वितीय वर्ण और तीनों कौन से? जो हमने पढ़ा था श, च और श, कौन से वर्ण थे? याद करिए, ऊष्म व्यंजन। ये सारे ऊष्म व्यंजन जो है ये भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सघोष वर्ण हो गए। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें अभी, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरह से आपके लिए मेहनत करते रहें। फॉरेस्ट गार्ड कब तक आएगी? फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट अभी सरकार के द्वारा, वैसे उसकी वैकेंसी तो आ गई है बहुत पहले से, लेकिन उसका एग्जाम जल्द ही होने की संभावना है, बहुत जल्द उसका एग्जाम हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 4 और व्यंजनों को 8 वर्गों में रखा गया है। इस तरह से हम देखें
ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये जो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और आपकी पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, लेकिन अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, या हमारे अनुनासिक कौन है, पार्श्विक कौन है, प्रकंपी कौन है, उत्क्षिप्त कौन है, अर्धस्वर कौन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लें। दोस्तों ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, जिसमें क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म इसमें नहीं आएगा, म इसमें आता है आपका अनुनासिक में। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। इस तरह से एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित वर्ण की पहचान कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें स्पर्श व्यंजन लिखा होगा, संघर्षी व्यंजन लिखा होगा, लुंठित या प्रकंपी लिखा होगा, उत्क्षिप्त लिखा होगा। तो आपको इसकी पहचान करनी है, तो इनको अच्छी तरह से याद रख लेना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? न, छ, ज, झ। देखिए स्पर्श है, इनमें स्पर्श तो हो रहा है, जैसे कहीं ना कहीं आपकी जीवा जो है वो आपके किसी जो वागेंद्रिय को टच कर रही है, जैसे आपके तालु को टच कर सकती है, या आपके जो मूर्धन्य प्रभाव दे सकती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए संघर्षी की बात करें, जो स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श भी हो रही है और संघर्ष इसको ज्यादा करना पड़ रहा है। जैसे च को हम बोलेंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगता है बोलने के लिए, च, छ, ज। ये हमारे जो होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। और संघर्षी कौन से होते हैं? जैसे म, श, ह, ख, ग, ज, फ और व। ये हमारे संघर्षी व्यंजन हमने पढ़ लिया। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ट, ठ, ढ, त, थ, द, ध, प, ह, ब और भ। ठीक है। स्पर्श संघर्षी जिनमें संघर्ष ज्यादा करना पड़ रहा है, च, छ, ज और झ। सर ये क्लास सभी के लिए हिंदी जिस भी एग्जाम में आता है? बिल्कुल सभी में आता है। जिस भी एग्जाम में आपका सिलेबस में अगर हिंदी ग्रामर है तो वहां पे ये टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए। अगर आपके कोई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें सिलेबस में हिंदी ग्रामर का टॉपिक है तो आपको ये क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, वर्णमाला वाला टॉपिक और ध्वनि वाला टॉपिक। तो बिल्कुल नहीं घबराए। आगे लिखा है अनुनासिक। अनुनासिक में कौन होता है? आपके जो नासिका होती है, यानी नाक, नाक से कहीं ना कहीं वायु बाहर निकलती है। तो जैसे अण, 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 न, म और अनुस्वार। अनुस्वार भी हमने पीछे पढ़े थे। तो इन शब्दों को जब आप बोलेंगे, इनका जब उच्चारण करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नासिका है उसका प्रयोग हो रहा है, नाक से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। अण, अण, न, म और अनुस्वार। तो ये हमारे अनुनासिक वर्ण है। ये थोड़ा सा इसका गलत हो गया है। पार्श्विक, पार्श्विक इस तरह से लिखते हैं, पार्श्विक इस तरह से, डी ऊपर को पार्श्विक इस तरह से लिखते हैं। पार्श्विक में आता है हमें एक ही वर्ण आता है, वो होता है ल। और लुंठित और प्रकंपी में, प्रकंपी इस तरह से इसका नाम रखा गया कि जब आप इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिह्वा होती है, आपकी जो जीभ होती है, उसमें कंपन सा उत्पन्न होता है। जैसे र, तो र जब आप बोलेंगे तो आप जीभ जो है कंपकपाती हुई दिखाई देगी। तो ये इसलिए इसका नाम प्रकंपी वर्ण या लुंठित वर्ण रखा गया। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? ड और ढ। ठीक है, ड और ढ। ड और ढ हमने पहले भी पढ़ा था कि ड और ढ ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता। ये या तो किसी भी शब्द के मध्य में आएंगे, बीच में आएंगे, या शब्द के अंत में। जैसे आपके पास शब्द है पढ़ना, तो वो वाला ड जिसके नीचे बिंदी लगी हो वो कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आएगा। जैसे मेंढक, पढ़ना, इस तरह से शब्द है, ये शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में होंगे। तो इस बात का ध्यान। चढ़ना, तो ये मध्य में होते हैं। और अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य और व। य और व ये हमारे अर्धस्वर होते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दें और शेयर भी जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस का सर के टेस्ट पहले होगा, फिजिकल, इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता कि पहले फिजिकल होगा या टेस्ट होगा। जो भी सरकार की तरफ से इसके संबंध में नोटिफिकेशन आएगी वो आपको बता दी जाएगी।
क्या सभी की हिंदी? बिल्कुल बिल्कुल। अर्धस्वर य और व, ये हमारे अर्धस्वर होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान की दृष्टि वर्णों को किस तरह से बांटा गया? देखिए यहाँ पे प्रकार लिखे हैं, तो कौन कौन से होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को किस तरह से बांटा जाता है? कंठ्य वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य। यहां से भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक को पहले समझाने के बाद में स्क्रीनशॉट लेना, ताकि और भी से कुछ डिटेल हो तो मैं बता सकूं। तो देखिए, कंठ्य वर्ण में, कंठ्य वर्ण, कंठ कहते हैं तो हमारा गला होता है। तो कंठ्य वर्ण में देखें तो अ, आ, कवर्ग और जो विसर्ग वर्ण होते हैं और ह, ये ऐसे शब्द वर्ण हैं जो कि कंठ्य वर्ण की श्रेणी में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि बताइए वर्ण की पहचान कि कौन सा है। कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है, कंठोष्ठ्य है। तो इनका आप ध्यान रखना है। कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, आ, कवर्ग, विसर्ग और ह, ये हमारे कंठ्य वर्ण होते हैं। और ठीक है, तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तालव्य, तालव्य यानी आपकी जीवा जो है तालु को टच करती है। लेकिन ये वैसे तो आप इनकी पहचान बोल के कर सकते हैं, लेकिन स्वरों के मामले में आप क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ जो है वो आपको वैसे के वैसे याद रखने पड़ेंगे। जैसे ई, तो इसमें वैसे तो आपको जीवा कभी भी तालु को टच नहीं करेगी, लेकिन ये कुछ ऐसे स्वर वर्ण है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ई और चवर्ग, चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो भी च के बाद आते हैं, च, छ, ज, झ, ण, तो ये हमारे तालव्य वर्ण। क्योंकि आप देखेंगे तो आपकी जो जीवा है, जीवा का जो मध्य भाग होता है वो आपकी तालु को टच करता है। तो इसी कारण से इसे तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और साथ में आप ध्यान रखें य और श, श कौन सा? शेर वाला स, दूसरा नहीं। तो ये हमारे जो है तालव्य वर्ण होते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य को किस तरह से याद रखना है? मूर्धन्य को इस तरह से, वैसे ट्रिक इसकी यही है कि इस मूर्धन्य में आप देखेंगे तो यहाँ पे शब्द लिखा है मूर्ध, यानी कहीं ना कहीं मुड़ने की ओर संकेत कर रहा है। तो जब आपकी जीवा ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो जो वर्ण आते हैं, जैसे री, चवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, तो ये हमारे जो है जहां पे जीभ मुड़ती हुई दिखाई देगी तो हमारे सभी जो है मूर्धन्य वर्ण में आते हैं। और साथ में इसके उच्च अपवाद आपको याद रखने हैं, र और श, षटकोण वाला श, ये हमारे सभी मूर्धन्य वर्ण में आते हैं। और दंत्य वर्ण की हम बात करें तो दंत्य वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तवर्ग, तवर्ग में यानी जब आपकी जीवा यानी आपकी जीभ दांतों से टच होगी, दांतों को छुएगी, स्पर्श करेगी, तो हमारे वो सभी दंत्य वर्ण में आते हैं। जैसे त, थ, द, ध और न। न आपका नहीं आएगा, फिर से आपको बता दूं कि ये हमारे अपवाद है। तवर्ग में त, थ, द, ध, आपकी जीवा दांतों के मध्य भाग को स्पर्श करेगी, तो ये हमारे दंत्य वर्ण। और श, ये आप ध्यान रखें, ये कुछ अपवाद है। मेन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो सभी को पता होता है कि यहाँ पे आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि त, थ जब दांतों को टच करेगी तो ये, लेकिन ये अपवाद है कि कौन सा श किस वर्ण में आएगा, किस वर्ग में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे श षटकोण मूर्धन्य में, ये दूसरा शेर वाला तालव्य में, और दंत्य ये स, ये स जो है ये वाला दंत्य वर्ण में आता है। ओष्ठ, ओष्ठ जो शब्द है ये हमारा हिंदी का ही शब्द है, लेकिन ओष्ठ कहते हैं हम होंठों को, आप लोग जानते हैं। तो ओष्ठ वर्ण में आते हैं उ और उ, ठीक है, उ और उ साथ में लिखा नहीं आगे। ओष्ठ में जब भी आपकी जो जीभ होती है, होंठ जो होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो उसमें जो वर्ण आते हैं वो आपके पवर्ग भी आते हैं, प, ह, ब, भ, ठीक है। ये हमारे जो है ये ओष्ठ वर्ण, ठीक है। आगे लिखा है कंठ तालव्य वर्ण, जिसमें आपका कंठ का भी, अपनी गले का भी और तालव्य यानी तालु का भी प्रयोग होता है। तो ए और ए ये हमारे जो है कंठ तालव्य वर्ण है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हेलो। दंतोष्ठ्य वर्ण में हमारे आते हैं व, जब आपके दांत जो है ये इसको टच करते हैं तो हमारे दंतोष्ठ्य वर्ण में आते हैं। जब आपके दांत आपके निचले वाले होंठ को टच करते हैं तो वो दंतोष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप सब लोगों को अब वॉइस क्लियर आ रहा होगा। एक बार डन करके बता दें कि सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है अब।
सॉरी फॉर दैट। नासिक के वर्ण में हमारे आते हैं पंचमाक्षर, यानी किसी भी वर्ग के, जैसे हमारा क वर्ग है, च वर्ग है, उसमें जो पांचवा अक्षर होगा वो नासिक है, क्योंकि आप उसको जब प्रयोग करेंगे जैसे अण, अण, न, म, ये हमारे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग में अंतिम अक्षर होते हैं। तो जब इनका बोलेंगे तो आपकी नासिका का प्रयोग होता है, यानी आपके नाक से जो ध्वनि होती है वो बाहर निकलती है। तो नासिक के वर्ण कहते हैं पंचमाक्षर और अनुस्वार, इनका आप ध्यान रखें। सर पटवारी डॉक्यूमेंट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है क्या, ये फाइनल प्रोसेस? जी इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, गवर्नमेंट का ये रिजल्ट है या किसका है। बिल्कुल बिल्कुल डन, ओके, थैंक यू वेरी मच। भवनी शर्मा, नीरज शर्मा, निर्मल ठाकुर, आपने बता दिया, वॉइस क्लियर आ रही है, ओके बिल्कुल ओके, ठीक है। नासिक के वर्ण हमारे हो गए क्लियर। इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका एक बार इसकी रिवीजन फिर से कर लें। कंठ्य वर्ण में अ, आ, क वर्ग, विसर्ग और ह। तालव्य वर्ण में ई, ई, छोटी बड़ी, च वर्ग, य और श, ये हमारे कौन से आगे तालव्य वर्ण। मूर्धन्य जिसमें आपकी जीभ जो है ऊपर की तरफ मुड़ती है, तो इसमें री, री कौन, इसको र कभी नहीं पढ़ना, इसको री पढ़ना है, इसको री बोलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इस री के 3 प्रकार होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, मान लो लिखा ट्रक, एक शब्द लिखा मैंने कार्य, एक शब्द लिखा मैंने क्रम, ये इसी ही री के रूप है। लेकिन ये री किस तरह से फर्क पड़ता है, जैसे ट्रक में ये री नीचे आ गई, कार्य में ये इस तरह से मुड़ गई, क्रम में ये इस तरह से स्लैश में आ गई, तो ये हमारे इसी री के रूप है। तो आपको इसको री पढ़ना है, तो री जो है इसमें जीभ मुड़ेगी, ट वर्ग में र और श, श षटकोण वाला, इसको आप ध्यान रखें। ये श किसमें आएगा, ये वाला श मूर्धन्य में, षटकोण वाला मूर्धन्य में, शेर वाला श तालव्य में, और स जो है संसार, जिसमें हम संसार जिससे बनता है वो हमारा दंते में आता है, और दंतोष्टे में व, और नासिक के में हमारा पंचम अक्षर और अनुस्वार वर्ण जो भी होते हैं वो आते हैं। ओके आशीष जायसवाल, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, एक बार हम रिवीजन इसका कर लेते हैं जरूर। देखिए हमने इस तरह शुरुआत की, ध्वनि क्या होती है, वर्ण या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं हो सकता। वर्ण कौन सा होता है, ऐसी ध्वनि होती है, ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और वर्णों से मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध, यानी वो क्रम से लगाया जाएगा तभी वो वर्णमाला कहलाएगा, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं अल्फाबेट। वर्णों या ध्वनि के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर वर्ण है 11 और अ, आ, ई, उ, ए और ओ और औ, ये हमारे स्वर वर्ण होते हैं। इनकी संख्या होती है 11 और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इनको 2 तरह से विभाजित किया गया, मूल स्वर या हरिस्वर स्वर जिन्हें हम कहते हैं, और दीर्घ स्वर। मूल स्वरों में क्या होता है, दीर्घ स्वरों की अपेक्षा जो कम समय लगता है बोलने के लिए, और दीर्घ स्वरों में मूल स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। जैसे हमारे जो अ, ई, उ और री, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं, अ, ई, उ और री, बाकी जो बचे वो हमारे दीर्घ स्वरों में आएंगे। क्योंकि इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे इसमें छोटा उ है, छोटी ई है, लेकिन छोटा ए और ओ जो है ये दीर्घ स्वर में ही आएंगे, इनको ह्रस्व स्वर में हम कभी भी नहीं डाल सकते। तो इस तरह से ये हमारे व्यंजन वर्ण है, इनकी 33 है, इनका उच्चारण रुक रुक करके होता है, ठीक है। और व्यंजन वर्णों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्पर्श व्यंजन, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी, और इस तरह से देखिए हमारे कुछ वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। देखिए ये क, ये कंठ, च तालव्य में, ये सारे जो है तालव्य में आएंगे, टवर्ग में मूर्धन्य में, तवर्ग में दंत्य में सारे वर्ण, और पवर्ग में ओष्ठ्य में। देखिए ध्यातव्य वर्ण कौन होते हैं, ये 2 होते हैं, ड और ढ, जिनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता, या तो मध्य में आते हैं या सबसे अंत में आते हैं। ये मेंढक, पढ़ना, चढ़ना, ये जो बीच वाले शब्द हैं जिनमें नीचे बिंदी लगी होती है, ये हमेशा शब्द के मध्य में आते हैं, ये आपके ध्यातव्य होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है। और जो ड और ढ दूसरे होते हैं बिना बिंदी के, इन्हें हम कहते हैं द्विगुण वर्ण, और बिना बिंदु वाले जो होते हैं इनका प्रयोग शुरुआत में होता है, ये होते हैं द्विगुण वर्ण, ढ, ढोलक और डमरू।
ये वाले शब्द के शुरुआत में आते हैं और ये वाले शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, ये कौन कौन से होते हैं? ये स्पर्श और ऊष्म के बीच में आते हैं। इनके अंतर्गत य, र, ल और व आते हैं। इस तरह से आप इनको ध्यान रखें। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से हवा निकलती है। इसके अंतर्गत आते हैं श, श, श और ह। जी बिल्कुल, यूनिक वन हैविंग। सभी लाइक कर दो वीडियो को प्लीज। बेल एक्सप्लेन, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अनमोल ठाकुर, थैंक यू। अयोगवा में कौन? अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा वर्ण है, ये स्वर और व्यंजन दोनों के द्वारा आते हैं। अंग और आ ये स्वरों द्वारा और क और का ये व्यंजनों द्वारा। इस तरह से आपके अयोगवा वर्ण है। ठीक है। अल्पप्राण, जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा सामान्य कम रहती है। और महाप्राण कौन से होते हैं? इनके उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है। अल्पप्राण में कौन कौन से हमने बात की थी? पहला वर्ण किसी भी वर्ग का, जैसे कवर्ग हो तो क, पहला क, ग और ण, पहला, तीसरा और पंचम। और अनुस्वार और अंतस्थ, अंतस्थ कौन कौन से? य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। इनकी कुल संख्या इस तरह से 31 आती है। और महाप्राण में उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, इसका आप ध्यान रखें। और सभी वर्णों के दूसरा और चौथा और विसर्ग जो भी होते हैं, विसर्ग इस तरह से जो भी विसर्ग वाले होते हैं वो इसी में आते हैं। और व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आते हैं। इनकी कुल संख्या किस तरह से? 10, 1, 4, ठीक है, 15 बनती है टोटल और 31 उनकी। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों को दो अन्य भागों में, घोष और सघोष। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। डेली लाइव टाइमिंग क्या है, आप हमारी कल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सभी जो शेड्यूल है क्लासेस का वो आपको मिलेगा। शायद आप कल यहाँ पे नहीं थे। निर्मल ठाकुर जी, आप वीडियो को जरूर देख लें। सुमन कुमारी, थैंक यू वेरी मच सुमन कुमारी जी। भक्ति, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अघोष वर्ण, अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती, ठीक है, और वायु जो है आसानी से बाहर निकल जाती है। इनमें आप ध्यान रखें। तो इन वर्गों में वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों कौन कौन से? श, श और श। ये देखिए, ये शब्द स है लेकिन इनके बोलने में बड़ा अंतर होता है। इसको ध्यान से बोला जाता है श, श और स, इस तरह से इनको बोला जाता है। आगे हमारे हैं स्पर्श संघर्षी, ये हमने पढ़े संघर्षी, म, श, ह, ख, ग, ज, फ और व। पार्श्विक में सिर्फ एक वर्ण आता है, वो होता है ल। और प्रकंपी में, जहां पे कंपन ज्यादा होता है बोलते इसमें, वो र। उत्क्षिप्त में ड और ढ। और अर्ध स्वर में य और व। इसका मैंने आपको पहले कहा था, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। और कोशिश करें कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कमेंट करें कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दे जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। और ये कोशिश आपने करनी है कि आपके पास पूरा दिन है। आप जो भी लोग पुलिस की अभी तैयारी करनी है, जिन्होंने भी रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना है, भाग लेना है, उन लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें, ठीक है, जरूर इस वीडियो को पहुंचा दें। और बिल्कुल भर्ती आपकी जो है पुलिस की रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आ जाएगी। 1000 वैकेंसीज अभी आने वाली है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दे मेरे हिसाब से, क्योंकि उस वक्त टाइम थोड़ा कम होता है। देखिए, आप हमारी कॉलेज के स्टूडेंट हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहां से हमारे थोड़े से एमसीक्यू हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? लघुत्तम यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण, ठीक है, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते, तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 44, 46, 53 और 52। देखिए, आप लोग ध्यान रखें कि आपको अलग अलग किताबों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कई जगह पे 46 लिखा है, कई जगह पे 44 लिखा है, लेकिन अभी वर्णों की संख्या जो है 52 है, ठीक है, तो आप ध्यान रखें, अभी वर्णों की संख्या 52।
इनमें से किसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्ण, ध्वनि, शब्द और ए और बी यानी क और ख दोनों, किसके टुकड़े नहीं हो सकते? तो आप लोग ध्यान रखें कि वर्ण और ध्वनि इन दोनों के टुकड़े नहीं हो सकते, कभी भी टुकड़े नहीं किए। शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं। मान लो आपके पास कोई शब्द लिखा है, जैसे शब्द लिखा है, शब्द ही लिखा है, शब्द ही लिखा, तो श, ब और द इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वर्ण और ध्वनि जो है इसके हम टुकड़े या इनका खंड नहीं कर सकते। ग में री की मात्रा लगाने पर ग का रूप क्या होगा? ग में री की मात्रा लगाएंगे तो ग बन जाएगा ग्री। इस तरह से जैसे हमारे पास शब्द आता है गृह, ये तो इसमें री की मात्रा ये री वाला लगाने पर ये बन जाएगा। नेक्स्ट, चवर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? जो चवर्ग ध्वनियां होती हैं ये किस वर्ग में आती हैं? कंठ में, दंत में, तालव्य में, मूर्धन्य में। जब च वर्ग च, छ, झ इनको हम बोलते हैं तो ये जो हमारी जीवा होती है हमारे तालु को टच करती है, तो ये हमारे तालव्य वर्ण होते हैं। इनमें से किससे शब्दारंभ नहीं होता? किससे शब्दारंभ नहीं होता? तो हमने क्या पढ़ा था कि जिनमें नीचे की तरफ बिंदी होगी इसमें और इसमें, वो हमारे शब्दारंभ नहीं होता। जैसे हमारे पास शब्द है पढ़ना, चढ़ना, मेंढक, तो ये बीच वाले शब्द है, इसका आप ध्यान रखें। प वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालव्य और मूर्धन्य। जो देखिए प वर्ग, प में कौन कौन से आते हैं बताइए? मैंने तो आप लोगों के कमेंट्स देखे नहीं, आप तो जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैंने देखा ही नहीं पहले। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो रहे हैं, अभी कल से थोड़े क्वेश्चन की वेटेज बढ़ाई जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। बताइए प वर्ग में सावंत का राइट आंसर सुमन कुमारी सी, सुरेंद्र कुमारी ठाकुर सी, अभिषेक राणा सी, वेरी गुड वेरी गुड। सी कहां से आ गया भाई? प वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 7th क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन नंबर भी जरूर बोलिए। प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? प वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए, प में हमारे जो होंठ हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो प का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। र को क्या कहा जाता है? र इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? उत्क्षिप्त, प्रकंपी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। वेरी गुड वेरी गुड। 8th क्वेश्चन राइट। ठाकुर राकेश, नेहा चौहान, निर्मल ठाकुर, वेरी गुड। भवनी शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। ये कहा जाता है प्रकंपी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन आज हमारी वीडियो तो यहीं पे खत्म हो रही है। कल कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की जो वेटेज है एमसीक्यू की वो और हम एक्स्ट्रा देंगे। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इससे शब्दारंभ नहीं होता, तो इसी तरह से वेरी गुड। अभी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर दें। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी जैसे मैं आपसे अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि श किस वर्ण में आता है बताइए? वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आप सब लोगों को जो वर्णमाला और ध्वनि से संबंधित सारे फैक्ट जो भी है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप एक काम करें कि वीडियो को सभी लोगों के साथ शाम तक शेयर कर दें, और पीडीएफ बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई पीडीएफ वगैरह अवश्य मिलेगी, पक्का मिलेगी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रोज डिस्क्रिप्शन में रोजाना आप वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ में एक बात आपको बता दूं कि अभी आप कहीं नहीं जाएं, थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हैं, 10-15 मिनट, 10 मिनट आपके पास है। और 8 बजे रौनक सर की क्लास आ रही है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग कौन सा टॉपिक आज वो लेंगे। इसी तरह से हमारी रोजाना 2 क्लासेज हैं, सुबह 7 बजे से 8 बजे और 8 से 9 बजे, ये हमारी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेज हैं। तो आप
पहले तो आज तो खैर हमारा पहला दिन था, लेकिन कल सभी तक ये न्यूज पहुंचा दे कि पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो जो भी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं वो वीडियो को देखना ना भूलें। तो इसी तरह से आप अपना प्यार जो बनाए हो इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए, और कल हम मिलेंगे। कल क्या हम अभी हमारी एनटीपीसी की रेलवे की क्लासेस दोपहर को आएगी, और उसके बाद शाम को हमारी टीजीटी की क्लासेस हैं वो भी आती रहेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।